नमस्कार साथियों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। साथियों, हमने लास्ट क्लास में जैसे चर्चा किया था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में किस तरीके से सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक ढांचा का एक तरीके से स्थापित किया था और उन्होंने किस तरीके से अपने प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से जो है बुनियादी ढांचा को शुरुआत में ही स्थापित कर दिया था, चूंकि उनको शासन करना उनका उद्देश्य था और कोई भी शासन जो है एक व्यवस्थित और ठोस प्रशासन के माध्यम से चलती है। साथियों, आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद और सामाजिक धार्मिक सुधार की। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी और भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। आज साथियों हम इसी पूरे विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। साथियों, चूंकि भारत जो है अंग्रेजों के गुलामी की दास्ता में जो है जकड़ा हुआ था और जब भारतीय लोग जो थे गुलाम थे और भारत में अंग्रेजों के शासन से क्या थे, वे शासित थे और कहीं ना कहीं अंग्रेजों के शोषण के दंश को जो है हमारा भारतीय समाज क्या कर रहा था, झेल रहा था। तो जब भारतीय समाज जो है शोषण के दंश को जब पूर्ण तरीके से झेल रहा था तो उस समय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि उस समय तो आवश्यकता थी कैसे भी करके लड़ के झगड़ के अंग्रेजों से क्या किया जाए, अपने देश को क्या लिया जाए, अपने भारतीयों को अपने कब्जा में लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन लड़े। उन्होंने किसी प्रकार का कोई जो है स्वतंत्रता आंदोलन या अन्य प्रकार का आंदोलन नहीं छेड़ा। तो जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज जो है विस्तृत रूप से पहले शुरुआत हम यहीं से करेंगे। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि भारत में जो है स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के पहले जो है कुछ बुद्धिजीवियों के दिमाग में ऐसी उपज आई जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताना चाहा कि भारत का जो समाज है और भारत की जो वर्तमान या तत्कालीन परिस्थितियां उस समय जो बनी हुई थी, उससे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं छेड़ा जा सकता था। और समाज में ऐसी कौन सी स्थितियां बनी हुई थी जिसके कारण जन आंदोलन अंग्रेजों के प्रति नहीं छेड़ा जा सकता था, क्योंकि भारतीय समाज उस समय पूर्ण रूप से संगठित नहीं हो पाया था और वे समाज में आपस में ही समाज के कई प्रकार के दूषित कुरीतियों को क्या कर रहा था, समाज जो है झेल रहा था। और वे कौन कौन सी समस्याएं थी, इन समस्याओं को देखते हैं। पहला तो था जातिवाद। पहला था जातिवाद और अस्पृश्यता। उसके अलावा समाज में अनेक प्रकार के धार्मिक और सामाजिक जो है धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो समस्याएं थी वो भी व्याप्त थी। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या हत्या, विधवा पुनर्विवाह का ना होना, उसके अलावा था नारी शिक्षा का अभाव, साथियों, ये जो समस्याएं थी हमारे उस समय की तत्कालीन भारत में जो था, ये बड़ी समस्याएं जो थी भारत में व्याप्त थी। अब आप खुद ही सोचिएगा,
भारत के समाज के लोगों का ध्यान यह रहा करता था उस काल में कि अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति का निधन हो गया है तो गांव भर का पारा भर का आदमी ये देख रहा है कि उनको खत्म हुए, आज 1 सप्ताह हो गया, उनकी पत्नी जो है अभी तक सती नहीं हुई। किसी घर में अगर छोटी कन्या बच्ची का जन्म अगर हुआ है तो वो तत्कालीन समाज ये देखता था कि कन्या को जन्म हुए आज 4 दिन हो गया है और उसको अभी तक जिंदा रखे हैं, बेटी हुई है। पूरा गांव भर का आदमी जो है दूध लेकर के आता था बाल्टी में भर के और बाद में उस दूध को उबाला जाता था और वो बेचारी जो बच्ची जो फूल जैसी कन्या होती थी उसको उबलते दूध में क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। उसका गलती बस ये रहा करता था कि जो है घर या परिवार में एक छोटी सी कन्या हुई है। ठीक इसी प्रकार जो है लोगों का जो ध्यान था वो तो समाज की बुराइयों में और दूषित सोच विचारधारा में था। समाज में यह सोच रहा करता था कौन छोटा जाति का है, कौन बड़ा जाति का है, कौन उच्च है, कौन नीच है। तो ये जो पूरा जो एक प्रकार से देखा जाए ये पूरा सामाजिक जो तंत्र था वो कहीं ना कहीं विसंगतियों और बुराइयों से भरा हुआ था। भारत में जो कुछ बड़े विचारक जो आए जिन्होंने जो धार्मिक सुधार आंदोलन, ध्यान रखिएगा साथियों, धार्मिक सुधार आंदोलन और राष्ट्रवाद के उदय का जो केंद्र था भारत में, वो भारत में पश्चिम बंगाल का कलकत्ता जो क्षेत्र था वो मुख्य रूप से केंद्र था। भारत में एक प्रकार से कहना चाहिए पूरा जो शुरुआती जो सुधारात्मक जो कार्य भारत में स्टार्टिंग हुए उनका केंद्र जो था कलकत्ता था। ऐसा कहा जाता है कि आप जो है जैसे जैसे पूर्व की दिशा में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लोग क्या होते जाते हैं जी, बुद्धिमान होते जाते हैं। पूर्व का दिशा जो होता है बुद्धिमानियों का दिशा है। पश्चिम की दिशा में जैसे जैसे जाते जाएंगे तो उनका माइंडसेट का लेवल या बुद्धि का स्तर क्या होते जाता है, कम होते जाता है। आप पूर्व की तरफ देख लीजिए, चाइना, जापान, कोरिया, पूरे पूर्व के देश हैं। छोटे छोटे बच्चे ट्रांजिस्टर और रेडियो, टीवी, ईटीसी एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उनका निर्माण कर डालते हैं वहां के लोग। तो वैसे ही भारत में जो लगभग पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं पूर्व का हिस्सा है, तो पश्चिम बंगाल में जो है एक प्रकार का कहना चाहिए इस पूरे विचार का क्या हुआ था जी, जन्म हुआ था। और उनका मानना था कि जब तक समाज जो है मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा और सामाजिक धार्मिक सुधार जब तक नहीं हो पाएगा या समाज का सुधार नहीं हो पाएगा, लोग जो है जागृत नहीं हो सकते और जागृत हुए बिना जो है एक प्रकार से कहना चाहिए लोगों के मन में राष्ट्रवाद का विचारधारा जो है नहीं आ पाएगा। एक प्रकार से जो है समाज को मुख्य धारा से जोड़ना और पहले समाज को संगठित करना और समाज को संगठित करने के बाद जो है लोगों में राष्ट्र भाव के भावना को क्या करना था जी, उत्पन्न करना था। यह उस समय के तत्कालीन जो बुद्धिजीवी लोग थे उनका विचार था। देखिएगा, समाज को मुख्य धारा से जोड़ना जागरूकता, फिर राष्ट्रवाद और इसके बाद शुरू किया जाना था क्या जी, अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन। अभी लोग जो थे साक्षर थे ही नहीं, वो तो समाज की बुराइयों तक ही जुड़े रह गए जी। उनका तो विचार बस यही रहता था, वो छोटा जाति का है, वो बड़ा जाति का है, उसके घर बेटी जन्म ली है तो बेटी को उन लोग कब मारेंगे, उसको क्यों पाल रहे हैं बच्ची को, या इस तरीके की समाज में डिफरेंट जो था क्या था जी, बुराई था। वो सती हो गई, उसके पति मर गए तो वो क्यों नहीं मर रही है, उसको सती हो जाना चाहिए। ये डिफरेंट बुराई जो थे वो क्या थे जी, भारत में जो है जन आंदोलन के बाधा, एक प्रकार से देखना चाहिए बाधक थे। जिन बुराइयों को जो है शुरुआती जो राष्ट्रवाद से प्रेरित जो बड़े जो नेता थे, जिनके दिमाग में जो ये चीज शुरुआत में आई, जिन्होंने इस चीज को अनुभव किया कि भारत में पहले सामाजिक बुराई को दूर करके भारत के समाज को एक संगठित किया जाए, और वो समाज जब संगठित हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लोगों में राष्ट्रवाद का उदय होगा। और वो राष्ट्रवाद के विदय ही क्या करेगा, ये अंग्रेजों के मतलब अंग्रेजों को बोलना चाहिए यहां से खदेड़ने के लिए व्यापक रोल प्ले करेगा। मतलब भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जो है सामाजिक बुराइयों को दूर करना, उस समय के जो तत्कालीन जो नेता थे जिनके दिमाग में माइंडसेट में आया था कि सामाजिक बुराइयों को कैसे दूर करना चाहिए,
वो उनका विचार यही था, ये पूरा चैनल था कि पहले समाज को मुख्य धारा से जोड़ना, और समाज ये मुख्य धारा से कब जुड़ेगी, जब ये पूरी बुराइयां दूर होगी। और जब मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो उनके अंदर में जागरूकता आएगी, और ये जागरूकता क्या बनेगा जी, राष्ट्रवाद बनेगा। राष्ट्रवाद शब्द यूज किया, राष्ट्रवाद बोला जाता है राष्ट्र के प्रति प्रेम या देश के प्रति प्रेम। और जैसे ही जैसे लोगों में देश के प्रति प्रेम या राष्ट्र भावना का विचार जैसे जैसे बढ़ेगा, लोग क्या होते जाएंगे, अंग्रेजों के अगेंस्ट में आते जाएंगे, और कहीं ना कहीं ये व्यापक एक समय के बाद जन आंदोलन बनेगा। तो ध्यान रखिएगा साथियों, सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद का जो उदय था, उसका बेसिक जो माइंडसेट था बंगाल क्षेत्र में, ये जो केंद्र था, जो शुरुआत जो बंगाल क्षेत्र में हुआ था, वो लोगों को तैयार करना था एक बड़े जन आंदोलन के लिए कि अंग्रेजों को भारत से क्या करना है, खदेड़ना है। क्योंकि अंग्रेज जो है समय के साथ साथ में उनका कुशासन और भारतीयों के प्रति जो शोषण था वो क्या होते जा रहा थी जी, लगातार बढ़ता जा रहा था। साथियों, अब आगे की कड़ी में हम देखेंगे कि भारत में जो है सामाजिक सुधार जो है कैसे कैसे चला। साथियों, आइए भारत में जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एवं राष्ट्रवाद के उदय को जो है आज हम पूरा लाइन से जो है स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। वे कौन कौन से लोग थे और वे कौन नेता थे जिन्होंने भारत के समाज में व्यथित जो एक प्रकार की बुराइयां थी जिसको दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान बनाया, और इन बुराइयों के दूर होने के बाद ही भारतीय समाज में राष्ट्रवाद की भावना जो है बढ़ी, और यही राष्ट्रवाद की भावना जो है आगे चल के व्यापक रूप से जन आंदोलन के रूप में क्या हुई जी, परिवर्तित हुई। और इसी जन आंदोलन के कारण जो है भारत देश से अंग्रेजों को सन 47 में क्या करना पड़ा था जी, देश छोड़ करके भागना पड़ा था। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं स्लाइड पे। साथियों, सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय जी के बारे में जानना चाहेंगे। राजा राम मोहन राय जो थे पश्चिम बंगाल क्षेत्र के रहने वाले थे। राजा राम मोहन राय को जो है पुनर्जागरण का जो है भारत में जनक के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ने, ध्यान रखिएगा, भारतीय समाज की बुराइयों को जो है दूर करने के लिए सबसे पहला जो है इन्होंने प्रयास किया था। और राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में जो है सबसे बड़ी कुरीति समाज में जो थी सती प्रथा, जिसको पूर्णतः इन्होंने क्या किया था, समाप्त किया था। आइए राजा राम मोहन राय के बारे में हम कुछ चीजें जो है जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये है राजा राम मोहन राय, इनका एक फोटो जो है स्लाइड में लगा हुआ है। ये है राम मोहन राय। देखिएगा, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज, श्री राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज, ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों एक ही संस्था हैं और एक ही संस्था के तीन नाम हैं जिसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये तीनों नाम को ध्यान रखिएगा, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज की स्थापनाकर्ता कौन थे, राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा साथियों, इनका नाम जो है राम मोहन राय था, और एक जो अकबर द्वितीय जो एक राजा थे, एक क्षेत्र के राजा थे, जिन्होंने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो अकबर द्वितीय के द्वारा जो है इनको राजा की उपाधि दी गई थी। साथियों, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात किया था कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 1829 में सती प्रथा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंट देख लीजिएगा, ये सती प्रथा है एक्चुअल में। सती प्रथा पर क्या लगाया गया था जी, पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था। और सती प्रथा के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि यह भारतीय समाज का एक बहुत ही गंदा प्रथा था, जिसमें जो विधवा जो महिला हुआ करती थी उसको जो है आग में जला दिया जाता था, उसको सती बना दिया जाता था। ठीक है, और राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण और पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। पुनर्जागरण, ये जो काल था, इसको पुनर्जागरण काल के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो काल था भारतीय समाज को एक तरीके से, जो समाज में जो बुराइयां थी वो बुराइयों को दूर करने का काल था। तो एक प्रकार से इस काल को पुनर्जागरण काल के भी नाम से जाना जाता है, और पुनर्जागरण के जो जनक कहलाते हैं राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। देखिएगा, इसमें भी अगला पॉइंट लिखा है, सती प्रथा और जातिवाद के उन्मूलन के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया। ध्यान रखिएगा साथियों, राजा राम मोहन राय जी की जो मृत्यु है 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। कहां पर हुई थी, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है।
इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। और राजा राम मोहन राय ने, ध्यान रखिएगा, बंगला व्याकरण का क्या किया था जी, संकलन किया था। संकलन, बंगला व्याकरण के संकलनकर्ता भी कहलाते हैं ये। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये पत्रकारिता के अग्रदूत कहे जाते हैं। कौन? श्री राजा राम मोहन राय। तो इनके द्वारा जो है कुछ पत्रिकाएं और कुछ मैगजीन्स जो है छापे गए थे, जिन मैगजीन्स के बारे में महत्वपूर्ण मैगजीन्स हैं उनके बारे में लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है साथियों, क्योंकि ये पत्रकारिता के अग्रदूत कहे जाते हैं भारत के, और इनसे संबंधित पत्रिका और मैगजीन के बारे में लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये इनकी मैगजीन्स हैं, ये तीनों हैं, वो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी पहली पुस्तक जो आई थी उस पुस्तक का नाम था तुफ़तुल मुआहिदीन, जो कि फारसी में थी, और ये इनकी पहली पुस्तक थी। ध्यान रखिएगा, तुफ़तुल मुआहिदीन इनकी पहली पुस्तक थी। और प्रिसिप्टस ऑफ जीसस नामक भी इन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक जो है निकाला था। और इनका ये पुस्तक जो था बाद में आया था, लेकिन ये इनकी भाषा, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही जो थी ये फारसी भाषा में क्या किए गए थे, लिखे गए थे। और अंग्रेजी में इनके द्वारा ब्राह्मणिकल मैगजीन निकाला गया था। ब्राह्मणिकल मैगजीन के जो रचनाकार थे कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। उसके बाद इनके समाचार पत्र थे, ध्यान रखिएगा, 2 समाचार पत्र जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक है संवाद कौमुदी, जिसकी जो लिखा गया था वो बंगाली भाषा में था, और एक इनका समाचार पत्र था मिरातुल अखबार, जो फारसी भाषा में क्या किया गया था जी, लिखा गया था। साथियों, जैसे इनकी मृत्यु होती है तो बाद में जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है तत्वबोधिनी सभा के रूप में क्या किया था जी, उस आत्मी सभा ब्रह्म सभा को या ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी। देखिएगा, तत्वबोधिनी सभा, ब्रह्म समाज को तत्वबोधिनी सभा के रूप में पुनर्जीवित करने का कोशिश जो है इन्होंने किया था। किनके द्वारा हुआ था? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे तत्वबोधिनी सभा के रूप में ब्रह्म समाज को ही जीवित किए थे, लेकिन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक करके पूछा जाता है कि कौन थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ध्यान रखिएगा, 1865 में जो है जो तत्वबोधिनी सभा था वो 2 भाग में टूट गया था। यह कहना चाहिए जो ब्रह्म समाज जो था बाद में तत्वबोधिनी सभा बना, और तत्वबोधिनी सभा भी क्या हुआ था, 1865 में 2 भाग में टूट गया था। एक था आदि ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और एक था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, जिसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। साथ ही ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया था, केशव चंद्र सेन जो है मिशनरी या अंग्रेजों के जो ईसाईयत के प्रचार प्रसार जो उस कालखंड में चल रहा था उससे काफी प्रभावित थे। और केशव चंद्र सेन ने जो है यहां पर बाइबल का अध्ययन वगैरह अलाउ करा दिया था, जहां पे बाइबल का अध्ययन किया जाता है। और केशव चंद्र सेन को भारत का पहला मिशनरी कहा जाता है। इन्होंने इस संगठन में या इस संघ में जो है बोलना चाहिए बाइबल को अलाउ करवा दिया था। बाद में यह संस्था क्या हो जाती है जी, चरमरा जाती है, क्योंकि कुछ जो हिंदू वर्ग समुदाय के जो लोग थे वो लोग थोड़ा सा इनके विरोध में आ गए कि ये क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार में लग गए हैं करके। साथियों, इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे परमहंस मंडली। परमहंस मंडली के जो संस्थापक थे वो थे आत्मारंग पांडुरंग। साथियों, ये फोटो है आत्मारंग पांडुरंग का। ध्यान रखिएगा, इन्होंने महाराष्ट्र में आत्मारंग पांडुरंग ने केशव चंद्र की प्रेरणा से जो है परमहंस मंडली की स्थापना की थी। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ जो थे वो उनके सहयोगी थे। एक थे महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल भंडारकर, इसके प्रमुख सदस्य थे। साथियों ध्यान रखिएगा, महादेव गोविंद जो रानाडे थे उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और यह भी पॉइंट आईएमपी है, क्योंकि
परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे, वो हमेशा से पूछा जाता है। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, ये भी पूछा जाता है। साथियों, इन सभी सोसाइटियों का जो उद्देश्य था, भारतीय समाज में जो कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उनका सुधार करना। ठीक है, देखिएगा आगे, प्रार्थना समाज। साथियों, प्रार्थना समाज के भी संस्थापक जो थे आत्मारंग पांडुरंग ही थे। और इसका उद्देश्य देखिएगा, हिंदू धर्म की बुराई को क्या करना था, दूर करना था। और देखिएगा, इसके जो सदस्य थे महात्मा गोविंद रानाडे थे। महात्मा गोविंद रानाडे जो थे, उनको महाराष्ट्र सुकरात के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र सुकरात किन्हें कहा जाता है, महात्मा गोविंद रानाडे। और उसके दूसरे सदस्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले को भारतीय राजनीति का चाणक्य के नाम से जाना जाता है। साथियों, ध्यान रखिएगा, हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक महापुरुष थे, जिनका नाम था महात्मा गांधी। और श्री गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरुजी कहे जाते हैं। तो गांधी जी के गुरुजी कौन कहलाते हैं, गांधी जी के गुरु थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। उनके राजनीतिक गुरु थे गोखले जी। और गोखले जी को जो है भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। साथियों, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आर्य समाज के बारे में। साथियों, हम बात कर रहे हैं आर्य समाज के बारे में। साथियों, आर्य समाज के जो संस्थापक थे वे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। साथियों, ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे बेसिकली हिंदू समाज के थे। और इनकी विचारधारा भी बहुत हद तक हिंदूवादी विचारधारा थी। और इन्होंने हिंदू समाज के में बनी हुई जो कुरीतियां थी उसको दूर करने का कोशिश किया। क्योंकि वो जो समय था एक प्रकार से ईसाइयों का अपना धर्म प्रचार काल का समय था। ईसाई जो थे अंग्रेज थे, पूरे मिशनरी थे। और वे भारत में अपने प्रशासन तंत्र के स्थापना के साथ साथ क्या कर रहे थे, लगातार अपने ईसाइयत का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तब जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस कालखंड में नारा दिया था, भारतीयों के लिए वो नारा था, हिंदुओं के लिए नारा था। और उन्होंने कहा था कि भारतीयों और हिंदुओं, वेदों की ओर लौटो और वेदों का अनुसरण करो। साथियों, ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वे आर्य समाज के क्या थे, संस्थापक थे। और उनका नारा था वेदों की ओर लौटो। और संस्थापक आर्य समाज के थे। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। किसे कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर, स्वामी दयानंद सरस्वती को। साथियों, इनका जो शुरुआती कार्यालय जो था वो मुंबई में था। बाद में इन्होंने मुंबई से क्या किया था जी, अपने कार्यालय को लाहौर स्थानांतरित कर दिया था। कार्यालय को मुंबई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि इन्होंने अपने कार्यालय को मुंबई से लाहौर स्थानांतरित किया था। और इनके द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन मतलब जो लोग क्रिश्चियन बन गए थे उनको जो है घर वापसी के लिए फिर से, या जो हिंदू जो क्रिश्चियन बन गए थे उनको जो है फिर से वापस अपने समाज में शामिल करने के लिए इनके द्वारा कोशिश की गई थी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी थी। और साथियों, इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का प्रकाशन किया था, जिस पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। यह पुस्तक का नाम पूछा जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाशन जो था, इनकी एक पुस्तक थी, महत्वपूर्ण पुस्तक, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में हमेशा पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती के दो शिष्य थे। क्या थे, दो शिष्य थे। और दोनों शिष्यों ने जो है एक अलग अलग जगहों पे क्या की थी, विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जब प्रश्न पत्र का जो स्तर होता है थोड़ा सा ऊपर होता है, तो उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। एक उनका शिष्य था जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। और श्रद्धानंद ने कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कांगड़ी कहां पर है जी, हरिद्वार में। और ध्यान रखिएगा साथियों, वो कांगड़ी का गुरुकुल विश्वविद्यालय आज भी चलता है। और उसके स्थापनक जो किए थे स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती के क्या थे, शिष्य थे। एक उनके शिष्य थे जिनका नाम था लाला हंसराज। इन्होंने एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में की थी।
एंग्लो वैदिक कॉलेज अब पता नहीं चल रहा है कि नहीं, अब ये चूंकि अब पाकिस्तान के हिस्से में जा चुका है, लेकिन कांगड़ी जो गुरुकुल विश्वविद्यालय है हरिद्वार का, ये आज भी पुनर्जीवित स्थिति में है और ये आज भी चल रहा है। साथियों, अब हम लोग बात करेंगे रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन का जैसे ही नाम आता है दिमाग में एक ही चीज क्लिक करता है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जो थे एक व्यक्ति नहीं थे जी, ध्यान रखिएगा, ये एक व्यक्तित्व थे। ठीक है, और इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी थी, इनके अपने दर्शन थे। और ये आपको मालूम होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद ने जो है एक वैश्विक स्तर पे धर्म सम्मेलन को जो है संबोधित किया था यूएस में, अमेरिका में। तो उन्होंने उस पूरी सभा में जब पहली बार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों शब्द का जब यूज किया था, तो उस समय जो वो हॉल था अमेरिकियों से भरा हुआ वो पूरा हॉल था, और तालियों की गड़गड़ाहट से क्या हो गया था जी, गूंज गया था कि ऐसा कौन व्यक्ति आया है जो भारत में महिलाओं और पुरुषों को भाइयों और बहनों कह रहा है, क्योंकि उनके यहाँ कल्चर ऐसा है ही नहीं है, भाई बहन तो जानते ही नहीं है वो लोग। तो इनके बात से काफी प्रभावित हुए थे वहां के लोग। तो आइए हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के कुछ जीवन परिचय के उनके जो कुछ हिस्से हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथियों, स्वामी विवेकानंद का नाम जो था, बचपन का नाम जो था वो था नरेंद्र। क्या नाम था जी इनके बचपन का नाम? नरेंद्र था। और इन्हें खेतड़ी के राजा ने जो है स्वामी विवेकानंद कहा था पहली बार, और उसके विवेकानंद कहने के साथ साथ उनको क्या है, गेरुआ वस्त्र क्या किया था, प्रदान किया था। तब से स्वामी विवेकानंद जो है अपने जीवन भर गेरुआ वस्त्र में धारण किए हुए ही रहे। देखिएगा, उन्हें खेतड़ी के राजा ने उन्हें पहली बार स्वामी विवेकानंद कहा और गेरुआ वस्त्र प्रदान किया था। यह पूछा जाता है साथियों, उन्हें स्वामी की उपाधि किसने दी थी? साथियों, मैं भी थोड़ा देर पहले चर्चा कर रहा था, शिकागो यूएसए में जो है धर्म सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया था। यह धर्म सम्मेलन साथियों ध्यान रखिएगा 1893 में क्या हुआ था जी, अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित हुआ था, और वहां पे इन्होंने संबोधन दिया था, जिस संबोधन में उनका पहला शब्द था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और इस शब्द को सुन करके पूरे वहां के जो लोग थे वो मुग्ध हो गए थे कि ऐसा कौन व्यक्ति आया है और जो है इस तरीके से जो लोगों को है संबोधित कर रहा है। साथियों, रामकृष्ण मिशन के बारे में हर कोई जानता होगा। हमारे यहां बिलासपुर शहर में भी कोनी रोड में रामकृष्ण मिशन की आश्रम संचालित है। साथियों, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही की गई थी। 1897 में वेलूर कलकत्ता में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, 1897 वेलूर कलकत्ता में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। साथियों, रामकृष्ण मिशन के बारे में जब शब्द आता है तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी रामकृष्ण मिशन से संबंधित कुछ जो है चीजें स्थापित हैं। साथियों, हम बात कर रहे थे स्वामी विवेकानंद के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, स्वामी विवेकानंद का कुछ समय जो है छत्तीसगढ़ राज्य में भी बीता है, और इनका बचपन का कुछ समय जो था या युवावस्था का कुछ समय जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर से भी संबंध रखता है। साथियों, उनके रायपुर से क्या संबंध थे, क्या ताल्लुकात थे, थोड़ा सा उनके बारे में भी चर्चा करेंगे साथियों। देखिएगा, साथियों, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये जो इमेज देख रहे हैं आप, इसे डे भवन के नाम से जाना जाता है। क्या भवन के नाम से जाना जाता है जी? डे भवन। और ये डे भवन वर्तमान में रायपुर में स्थित है। स्वामी विवेकानंद अपने जो युवावस्था के कुछ समय जो थे इस डे भवन में बिताए थे। साथियों, ध्यान रखिएगा, जो इसके पहले जो छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट थी, भूपेश बघेल की सरकार जो थी, उन्होंने डे भवन को राज्य संरक्षित स्मारक बनाने की घोषणा की थी, और इस पे वर्तमान की जो सरकार है वो भी विचार कर रही है कि एक ऐसे महान पुरुष, एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने कुछ समय जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में डे भवन में बिताया है। ठीक है साथियों, एक पिक फोटो और दिख रहा होगा, इनका नाम है आत्मानंद। क्या नाम है साथियों इनका? आत्मानंद।
साथियों, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ राज्य में आत्मानंद नाम की एक शिक्षण संस्थान संचालित है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट के समय संचालित की गई थी। ये आत्मानंद कौन थे, उनके बारे में भी चूंकि बात अब हमारा रामकृष्ण मिशन से संबंधित जो है चर्चा हो रहा है, तो इनको भी जानना अनिवार्य है। साथियों ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में विवेकानंद आश्रम के स्थापनाकर्ता जो थे आत्मानंद थे, और आत्मानंद के द्वारा ही नारायणपुर में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो कि रामकृष्ण मिशन आश्रम जो स्थापित है, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में स्थित है, और वहां पे नारायणपुर में स्वामी आत्मानंद के द्वारा ही उस आश्रम की स्थापना की गई थी। चूंकि साथियों नारायणपुर जो क्षेत्र है वो बेसिकली जो है आदिवासी समाज की बहुलता है उस क्षेत्र में, और चूंकि उस क्षेत्र में आदिवासी समाज जो है एक प्रकार से उसमें शिक्षा का स्तर जो है बहुत ही कम था। अभी तो चलो खैर थोड़ा बहुत सुधार हो भी गया, आज से 15 साल 10 साल 20 साल पहले जाएंगे तो और भी कम था। तो वहां पे कुछ जो व्यापारी वर्ग हुआ करते थे, वो व्यापारी वर्ग क्या करते थे, जैसे मान लो कि जो नारायणपुर क्षेत्र चूंकि जंगल क्षेत्र से घिरा हुआ क्षेत्र है, अबूझमाड़ डिवीजन से लगा हुआ क्षेत्र है, तो वहां पे जो वनांचल आदिवासी समाज के भाई जो लोग थे, वे जंगल से चार और चिरौंजी जो है लाया करते थे, और वहां के जो व्यापारी वर्ग के जो लोग थे 1 किलो खड़ा नमक के बदले 1 किलो चार और चिरौंजी खरीदते थे उनसे। साथियों अब समझिएगा, 1 किलो खड़ा नमक की कीमत और 1 किलो चार चिरौंजी की कीमत कितनी है। एक तरफ वो 800-900 रुपए किलो का जो चिरौंजी हुआ करता था, और इधर 20 रुपए 25 रुपए किलो का नमक हुआ करता था। इस तरीके से वहां पे एक प्रकार से देखिएगा तो व्यापारी वर्ग जो है वहां के आदिवासी समाज का क्या करता था जी, शोषण करता था। साथियों ये जो आत्मानंद ने वहां पे नारायणपुर में जो है रामकृष्ण मिशन की आश्रम की स्थापना की। साथियों और ध्यान रखिएगा, वहां पे जो गवर्नमेंट की जो दुकान, साथियों गवर्नमेंट की जो उचित मूल्य की वहां पे जो दुकानें हैं नारायणपुर शहर में, वो जो दुकान है ध्यान रखिएगा साथियों, उसका संचालन आज भी जो है रामकृष्ण मिशन के द्वारा किया जा रहा है। और रामकृष्ण मिशन जो है वहां पे बहुत सारे आदिवासी समाज के बच्चों को जो है शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए भी क्या कर रहा है जी, बहुत प्रयास कर रहा है। तो आत्मानंद के बारे में ध्यान रखिएगा, और डे भवन के बारे में ध्यान रखिएगा, जो कि स्वामी विवेकानंद से क्या थे, जुड़े हुए थे। साथियों स्वामी विवेकानंद को जो है हिंदू नवजागरण का जनक भी कहा जाता है। साथियों सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। आध्यात्मिक मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि स्वामी जो विवेकानंद थे उनका एक अलग दर्शन था, उनकी एक अलग आइडियोलॉजी थी, तो कहीं ना कहीं ये दार्शनिक थे। तो जो दार्शनिक ज्यादा होते हैं भाई वो आध्यात्मिक भी होते हैं। स्वामी विवेकानंद काफी आध्यात्मिक थे भाई, ध्यान रखिएगा। और स्वामी विवेकानंद के जो दर्शन थे वो व्यवहारिक वेदांत और नव वेदांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इनके दर्शन? व्यवहारिक वेदांत और नव वेदांत। ये कई बार पूछा जाता है जी, ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा और दर्शन से संबंधित क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बौद्ध किन्हें कहा जाता है? चूंकि ये दर्शन का पॉइंट है और ये व्यापम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं दोनों को साथ में लिख दिया हूं। हालांकि ये टॉपिक से संबंध इनका नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो प्रच्छन्न बौद्ध हैं वो शंकराचार्य को जो है प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, और जो व्यवहारिक वेदांत और नव वेदांत जो है वो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। ये दोनों दर्शन के पॉइंट है, इसलिए मैंने क्या कर लिया, साथ में अगर नोट करके लिख दिया है कि आपको याद रखने में आसानी हो। साथियों अब बात करते हैं अपन थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। साथियों थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो गठन था एक्चुअल में भारत में नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। मैडम ब्लॉट्स्की और कर्नल अलकार्ट ने जो है इसकी जो स्थापना की थी वो अमेरिका में की थी 1875 में। लेकिन इस थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचारक जो बन करके आई थी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एनी बिसेंट जो थी वो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रचारक बन करके आई थी, ध्यान रखिएगा। कौन जी? एनी बिसेंट। और ध्यान रखिएगा पूरे ही भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसे विदेशी हैं जो कि उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महती भूमिका निभाई थी। और ध्यान रखिएगा एनी बिसेंट जो थी
पहली बार कांग्रेस से प्रथम जो है महिला अध्यक्ष बनी थी? एक प्रश्न पूछा जाता है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बिसेंट थी। ध्यान रखिएगा साथियों, एनी बिसेंट जो है इसकी प्रचारक बनकर के आई थी। इनका जो मुख्यालय अडयार मद्रास में था। और साथियों ध्यान दीजिएगा, एनी बिसेंट थी तो एक विदेशी लेडीज थी, क्योंकि और वो जब भारत में आए और भारत के सामाजिक, उस समय की जो तत्कालीन सामाजिक जो स्थितियां थी उसको जब उन्होंने देखा, अंग्रेजों के शोषण का जो दंश को देखा, तो एक प्रकार से उन्होंने भारत में रह करके भारतीय समाज के उत्थान के लिए अपना अथक योगदान दिया था। ठीक है साथियों, एनी बिसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी। कहां पर की थी जी? काशी वाराणसी में, बनारस में। ठीक है, बनारस में इन्होंने क्या किया था? सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी, जो कालांतर में चल करके क्या बनता है जी? बीएचयू बनता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कहे जाते हैं कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है बीएचयू के संस्थापक। ध्यान रखिएगा, बीएचयू बनने के पहले वो सेंट्रल हिंदू स्कूल था, और सेंट्रल हिंदू स्कूल की जो संस्थापना करता थी वो थी एनी बिसेंट। साथियों अब हम बात करते हैं शारदा सदन के बारे में। शारदा सदन को जो है महिला आर्य समाज के नाम से भी जाना जाता है। जो इनकी संस्थापिका थी उनका जो नाम था पंडिता रमाबाई, उनका नाम था। जो शारदा सदन की जो संस्थापक थी उनका नाम था पंडिता रमाबाई। और रमाबाई ने जो है एक प्रकार का ये विधवा सदन था, और जो विधवा महिलाएं थी उनमें जो है एक तरीके की सुधार के लिए इन्होंने प्रयास किया था, और इसीलिए जो है इसको महिला आर्य समाज के नाम से भी जाना जाता है। साथियों ये पॉइंट पूछा जाता है, महिला आर्य समाज या शारदा सदन के संस्थापक कौन थे? साथियों इसी कड़ी में देखिएगा, अब हिंदुओं में बहुत सारे सुधार देखे। अब अपन बात करेंगे पारसियों में सुधार की। तो पारसियों में सुधार में अपन देखते हैं, पारसियों में सबसे पहला जो नाम आता है, साथियों ध्यान रखिएगा, पारसियों की संख्या भारत में, ये अल्पसंख्यक वर्ग है, बहुत थोड़ी सी संख्या है इनकी। और पारसियों के पास जो संपत्ति है, भारत का बहुत बड़ा एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में इनका, या अर्थव्यवस्था के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, चूंकि ये बहुत पूंजीपति लोग होते हैं। पारसी जो थे बेसिकली फारस या ईरान से भारत में आए थे, और इनका शुरू से ही इनका जो दृष्टिकोण था भारत में व्यापार करना था। और व्यापार तो किए, लेकिन ऐसा व्यापार किए कि समाज से जुड़कर व्यापार किए। अभी कुछ समय पहले ही आपको पता होगा, एक भारत के बहुत बड़े उद्योगपति, जाने माने उद्योगपति थे जिनका निधन हुआ था, उनका नाम था श्री रतन टाटा। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत, जब देश आजाद हो रहा था, जब भारत के पास कुछ नहीं था, तब उन्होंने भारत के लिए अपने पूरे पिटारे खोल के रखे थे। उन्होंने टाटा कंपनी ने जो है कभी भी भारत का जो अर्थव्यवस्था था उसको सुधार करने या उसके सहयोग करने में कभी भी नहीं कतराया, और अपनी पूंजी का द्वार जो थे भारत की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए हमेशा खुले रखे। साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें भी जो इस पारसी समाज से कुछ जुड़े हुए जो जन नायक थे, उस समय के जो नेता थे, उसमें पहला नाम आता है दादा भाई नौरोजी। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये भाई है ना, दादा भाई नौरोजी इनका नाम था। फरदौंसी एवं बंगाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के धन निकासी या धन निर्गमन के सिद्धांत को जो है बताया था। और उन्होंने बताया था सरल शब्दों में कि अंग्रेज जो है भारत से किस तरीके से पूंजी को अपने देश में लेकर के जा रहे हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया था। जैसे मैं छोटा सा बात करना चाहूंगा, वो एक रुपए 25 पैसा किलो में टमाटर यहां से लेकर के जाते थे, कहां? लंदन। और वहां से प्रोसेसिंग करके उसको जो है टोमेटो सॉस बना करके यहां पर 150 रुपए किलो में बेचते थे। तो 1 रुपए 25 पैसे किलो का टमाटर जो है जब वहां से प्रोसेसिंग होकर के आता था, तो यहां 150 रुपए किलो क्या बिकता था जी? टोमेटो सॉस बिका करता था। इसी माध्यम से जो है, मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन उनका जो निकासी का सिद्धांत था, भारत को लूटने का जो सिद्धांत था, भारत से पैसे कैसे लेकर के जाते थे, तो धन निर्गमन संबंधित सिद्धांत को किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। यह प्रश्न पूछा जाता है जी, ध्यान रखिएगा, धन निर्गमन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या किया गया था? दिया गया था। और दादा भाई नौरोजी ने एक समाचार पत्र निकाला था, क्या जी? राष्ट्रगुप्तार नामक क्या किया था? समाचार निकाला था।
ठीक है साथियों, इसी कड़ी में हम मुस्लिमों में जो है धार्मिक सुधार को देखेंगे। मुस्लिमों में जो है धार्मिक सुधार जो एक बहुत बड़े उनके समाज सुधारक थे, उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। क्या नाम था जी? सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने उस काल में जो है मुस्लिमों के शिक्षा के लिए जो है अथक प्रयास किए, और उनके प्रयास क्या थे आइए देखने की अपन कोशिश करते हैं। देखिएगा, मुस्लिमों में सुधार आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में जो है चालू हुआ था। इन्होंने 1875 में एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की क्या की थी भाई? स्थापना की थी, जो 1920 में क्या बना? अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना। क्या बना? अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना। देखिएगा, इनके द्वारा यूनाइटेड इंडिया पैट्रियार्ट एसोसिएशन बनाया गया था, और इन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का क्या किया था? प्रकाशन किया था। यह पत्रिका जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है भाई। तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका निकाला था, और इन्होंने मुसलमान समाज के आधुनिक शिक्षा पर क्या किया था जी? बल दिया था। साथियों, उस समय जो समाज था उसमें समाज में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्शन नहीं हुआ करता था, किसी प्रकार का कोई भी हिंदू मुस्लिम दुराभाव का दंश नहीं था। ये जो था ये अंग्रेजों का बीज था, और समय के साथ उन्होंने क्या किया जी? 1857 की क्रांति जो लड़ी गई थी उसमें हिंदू मुस्लिम का जो था यूनिटी देखने को मिल गया था अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने समय के साथ क्या किया था? हिंदू और मुस्लिमों की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की थी, और ये उस समय का कालखंड है जहां किसी भी प्रकार के हिंदू मुस्लिम का भेद जो है नहीं हुआ करता था, और सभी वर्ग के जो समाज सुधारक थे अपने अपने समाज, अपने अपने वर्ग के समाज में और शिक्षा में विशेष योगदान दिया करते थे। देखिएगा साथियों, इसी कड़ी में अपन कुछ अन्य समाज सुधारक के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा, भीमराव अंबेडकर। साथियों, भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय दलित वर्ग संघ की जो है स्थापना की गई थी, और उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका निकाली थी जो कि मराठी भाषा में थी। बहिष्कृत भारत पत्रिका के बारे में पूछा जाता है साथियों, आईएमपी, ये ध्यान रखिएगा। ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है प्रकाशन किया गया था, और इन्होंने भारतीय दलित वर्ग संघ की क्या किया था? इनके द्वारा स्थापना किया गया था। साथियों, इसी कड़ी में देखिएगा, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, ध्यान रखिएगा साथियों, ये ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया था, और इस सत्य शोधक समाज का जो उद्देश्य था, समाज में जो जाति प्रथा जो व्याप्त थी, उच्च नीच की जो भावना थी, उस उच्च नीच की भावनाओं को दूर करना इस जो संगठन का जो उद्देश्य था, इस समाज का उद्देश्य था। और ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी नामक पत्रिका का क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। यह महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। महाराष्ट्र में गुलामगिरी नामक पत्रिका का क्या किया था? प्रकाशन किया था। एक था राधा स्वामी सत्संग। साथियों, राधा स्वामी सत्संग का जो उद्देश्य था, हिंदू धर्म के जो लोग थे उनको जो है एक प्रकार से आस्था से जोड़ना उनका उद्देश्य था। इसके जो संस्थापक थे शिवदयाल महाराज थे। साथियों, आज जो हमने जो देखा सामाजिक सुधार आंदोलन, और ठीक सामाजिक सुधार आंदोलन के बाद भारत में जो है राष्ट्रवाद का उदय होना चालू हो गया था। साथियों, सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज जो है अब जो हमारा टॉपिक है, एक एमसीक्यूज जो प्रश्न है, इस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आइए देखते हैं प्रश्न। साथियों, पहला क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? साथियों, इसका सही जवाब है ए, राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज, ये तीनों एक ही संस्था है, मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं। साथियों, ध्यान रखिएगा, ये तीनों संस्था के संस्थापक जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, राजा राम मोहन राय की समाधि कहां पर स्थित है? बताइए, कलकत्ता, ब्रिस्टल, इंग्लैंड, पटना, कनाडा, कहां स्थित है? साथियों, राजा राम मोहन राय की जो समाधि है ब्रिटेन के ब्रिस्टल में स्थित है, या इंग्लैंड के ब्रिस्टल में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी?
लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा, ब्रह्म समाज के अनुयायियों के द्वारा, सती प्रथा के विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों के द्वारा? बताइएगा। इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अकबर द्वितीय के समय इनको जो है राजा की उपाधि दी गई थी। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? नव हिंदूवाद, रामकृष्ण परमहंस, ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस जो थे स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, जो मां काली के पुजारी थे। अगला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी और उसके बाद राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी। साथियों अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893, 1895, 1897, 1898? ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन है 1893 इस करेक्ट आंसर। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना कहां पर की थी? वेलोर, कलकत्ता में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया गया है? वेदों की ओर लौटो का नारा भी इनके द्वारा दिया गया था। बताइए कौन है? अभी वो चर्चा हुई 2 मिनट पहले। ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हमारा 8th क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संस्था? बताइएगा साथियों, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही आंसर है आर्य समाज, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था जी? आर्य समाज की स्थापना की थी। साथियों सत्यार्थ प्रकाश की रचनाकार कौन थे या किनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की जो है रचना की गई थी? बताइएगा साथियों। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। प्रार्थना समाज, इसका सही आंसर है आत्मारंग पांडुरंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी के रचनाकार कौन थे? साथियों ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फूले जो थी वो गुलामगिरी की रचनाकार हैं, जिन्होंने जो है जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच की लड़ाई पे इन्होंने सक्रिय योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी? बताइएगा, एनी बेसेंट के कारण, कर्नल अलकॉट के कारण, विलियम क्रुक के द्वारा या एम मौलवी के कारण? साथियों ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना जो है अमेरिका में हुई थी मैडम ब्लॉट्सकी और कर्नल अलकॉट के द्वारा, लेकिन एनी बेसेंट जो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रचारक बनकर के भारत में आई थी और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो अपनी महती भूमिका को निभाई थी। और इसका जो सफलता का जो मुख्य कारण था एनी बेसेंट के कारण, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखा गया था? दयानंद सरस्वती, देवेंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय या इनमें से कोई नहीं? संवाद कौमुदी जो है बांग्ला भाषा में राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बहिष्कृत भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे
बहिष्कृत भारत पत्रिका के संपादक थे और इंडियन डिप्रेस्ड एसोसिएशन संघ की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, और इन्होंने जो है दलित समाज के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साथियों, ये जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ता हूं, मैं उम्मीद करता हूं इसका सही जवाब आप सभी बताएंगे मुझे। थैंक यू साथियों।